नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। गोवा मर्डर केस को लेकर लगातार कोई न कोई अपडेट सामने आ रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि 13 जनवरी को जब गोवा के कैलिंगेट पुलिस स्टेशन में सूचना सेठ और उनके पति वेंकट रमन को आमने सामने बिठाया गया, तो इस पर सूचना और उनके पति जो वेंकट है, दोनों आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे थे। इसी दरमियान सूचना सेठ ने अपने पति को ये तक कह डाला कि जब तक मैं हिरासत में हूं तब तक तुम आजाद हो, जैसे ही मैं हिरासत से बाहर आऊंगी तब तुम्हें बताऊंगी। आपको बता दें कि सूचना सेठ और वेंकट रमन का ये मुलाकात 15 मिनट का था, जिसमें गोवा पुलिस ने दोनों को आमने सामने रखकर पूछताछ किया है, जिसमें दोनों से पूछा गया कि आखिर पिता यानी वेंकट का चिन्मय से कैसा संबंध था, इसके साथ ही सूचना का उनके बेटे चिन्मय से कैसा संबंध था। क्योंकि सूचना सेठ ने बकायदा 6 जनवरी को वेंकट रमन को मैसेज किया था, जिसमें उसने कहा था कि तुम बेंगलुरु के इस जगह पर आ सकते हो। उसने समय दिया था 10 बजे का, जिसमें वो बोलती है कि मैं चिन्मय के साथ उस जगह पर आऊंगी और तुम चिन्मय से अपने बेटे से मिल सकते हो। जिसके बाद सूचना सेठ के मैसेज पर वेंकट रमन ने कहा था कि मैं मिलने जरूर आऊंगा और उन्होंने ओके करके मैसेज दे दिया था। इस पर वो 7 जनवरी को बेंगलुरु के उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर अपने बेटे चिन्मय का वे इंतजार करते हैं, लेकिन बेटा और सूचना दोनों ही नहीं आते। जिसके बाद वो थक हार कर मैसेज करते हैं कि सूचना तुम कहाँ हो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इस पर सूचना का कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद थोड़ी टाइम होता है, जिसके बाद वो फोन करते हैं सूचना को और पूछने की कोशिश करते हैं कि सूचना से बात हो जाए, लेकिन सूचना फोन नहीं उठाती। दूसरी ओर वो थक हार कर अपने वकील को फोन करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सूचना ने मुझे 6 जनवरी को बोला था ऐसे ऐसे मैसेज में कि मैं आऊंगा मिलने के लिए, लेकिन वो आती नहीं है और मैं 7 जनवरी उसी जगह पर मौजूद हूँ, लेकिन सूचना और बेटे चिन्मय का कोई अता पता नहीं है। जिस पर वो कहते हैं कि तुम ईमेल कर दो, जिसमें वो ईमेल करते हैं और उसके बाद वहां से रवाना हो जाते हैं अपने घर के लिए और उसी शाम वो जकार्ता यानी इंडोनेशिया पहुंच जाते हैं। जिसके बाद खबर आती है 7 जनवरी को, जब 7 से 8 जनवरी की दरमियानी रात ऐसा बताया जा रहा है कि सूचना सूटकेस लेकर होटल से चेकआउट करती है। उसने 6 को मैसेज किया था, लेकिन पहुंचती वो 6 को गोवा में है। गोवा में पहुंचकर लगभग 1 से 2 घंटे बाद उसने अपने बेटे को मार दिया था, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि वो अभी तक पुलिस के सामने ये कन्फेस नहीं कर पाई है कि मैंने मारा क्यों है, क्योंकि उसने ये तक कहा कि रात के समय हम सोए थे दोनों, सोते वक्त मैंने चिन्मय को लोरी भी सुनाई थी, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो चिन्मय बेसुध पड़ा था, उसे होश नहीं था। जिसके बाद उसे नहीं पता कि उसके बेटे का कत्ल किसने किया। ये सारे केस सारे अपडेट के बारे में आपको जरूर पता होगा, लेकिन इस कड़ी में कोर्ट का भी ऑर्डर आया है, जिसमें पुलिस कोर्ट में बराबर पेशी के लिए लेके जाती है, क्योंकि सूचना को जो पुलिस कस्टडी मिली थी वो आज यानी 15 जनवरी को खत्म हो रहा था। इसके बाद सूचना को कोर्ट ले जाया जाता है जहां उसकी पेशी होती है। तो कोर्ट ने उसे ऑर्डर दिया है कि अगले 5 दिन भी वो पुलिस की कस्टडी में रहेगी, यानी गोवा पुलिस की कस्टडी में रहेगी। 5 दिन का उसका फिर से कस्टडी बढ़ा है और 19 जनवरी तक वो गोवा पुलिस की कस्टडी में रहेगी, जहां गोवा पुलिस ये कोशिश करेगी कि कैसे भी हो सूचना जो सारी चीज़ें हुई हैं, मर्डर केस को इस्टेब्लिश करना होगा, उनको सारी कड़ियाँ सारी चीज़ों को जोड़ना होगा। जिसके बाद वो कोर्ट में ये सारी चीज़ें चार्जशीट में दायर करेंगे। लेकिन फिलहाल सूचना अपना जुर्म कबूल नहीं कर रही है। वो लगातार कह रही है कि मैंने अपने बेटे को नहीं मारा, मैं रात का समय था, मैं बकायदा लोरी गाकर बेटे को सुलाई हूँ, सोने के बाद वो सुबह उठा नहीं है। लेकिन पुलिस का जो थियरी है, पुलिस की थियरी है, वो कह रही है लगातार कि अगर सूचना ने नहीं मारा तो बेटे को उस हालत में देखकर उसे अस्पताल ले जाना चाहिए, ना कि उसे सूटकेस में कैद करके ले जाना चाहिए। इसके साथ ही उस कमरे में जो खून के स्टेन्स मिले हैं और कफ सिरप का जो बॉटल मिला है, ये सारी चीज़ें सूचना के अगेंस्ट है, क्योंकि उसने बाकायदा प्लानिंग के तहत और इसके साथ ही अगर बता दे तो पति को मिलने के लिए बुलाती है और खुद गोवा में होती है और इस तरह से वो खुन्नस खाती है पति पर कि अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार देती है। इसके साथ ही आपको याद होगा कि सूचना ने आईलाइनर से टिश्यू पेपर पर लिखा था कि मैं कोर्ट के आदेश से खुश नहीं हूँ, यानी वो कहीं ना कहीं जो हर रविवार को बेटे को मिलने जाना था अपने पिता से, वो इसको नागवारा था सूचना को। यही वजह थी कि वो खार खाए बैठी थी अपने पति से, अपने बच्चे से, और वो इस तरह से गुस्से में हावी हो जाती है कि अपने बेटे को ही मौत के घाट उतार देती है। हालांकि पुलिस सूचना सेठ के जो पति है वेंकट, उनसे भी लगातार पूछताछ कर रही है। उनके वकील भी सामने आते हैं, अपने क्लाइंट यानी वेंकट का पक्ष रखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वो पिता है जो अपने हाथ से अपने बेटे की लाश को दफन करके आया है, दूसरी ओर उसकी वो माँ है जिसने उस बेटे को मौत के घाट उतारा है। तो दोनों में काफी फर्क है। कहीं ना कहीं वो वकील अपने पार्टी का ही पक्ष ले रहे हैं, लेकिन दोनों का वकील का कहना है कि दोनों के
सर्कमस्टेंसेस दोनों की चीज़ें बहुत अलग है, क्योंकि एक ने मारा है तो एक ने उस बेटे की लाश को अपने हाथ से दफनाया है, जो बेहद दुखद है। ये सोचने वाली बात है कि एक पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी, ये वो पिता ही जानता है। इसके साथ ही वकील जो है उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए जो इन दोनों के मैटर को लेकर कोर्ट में चल रहा था। हालांकि उन्होंने लगातार ये कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो कोर्ट में चल रही हैं, कोर्ट को ही डिसीजन लेने देना चाहिए, ना कि इसे पब्लिक चीज़ों पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करने की नौबत आनी चाहिए। फिलहाल इस केस में यही है कि सूचना सेठ के पति वेंकट से भी पूछताछ हो रही है, सूचना से भी पूछताछ हो रही है। दोनों को आमना सामना भी कराया गया पुलिस स्टेशन में, वो आमने सामने भी बैठे, जिसमें इनमें बहस भी हुई, तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसमें उन्होंने कहा, सूचना सेठ ने यह तक कह दिया कि जब तक मैं पुलिस की कस्टडी में हूँ तब तक तुम्हारी ऐश है, यानी इसके बाद जब मैं निकलूंगी तो तुम्हें बताऊंगी आखिर तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे चिन्मय के साथ ये चीज़ें हुई है। उसका ये कहना है कि चिन्मय को मैंने नहीं मारा, लेकिन वो ऑलरेडी उस कमरे में मृत अवस्था में था। लेकिन पुलिस लगातार इस थ्योरी को झूठा साबित कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एविडेंसेस है वो सूचना के अगेंस्ट है। अगर लाश मिलती है तो लाश को ठिकाने लगाने के लिए बकायदा वो गोवा से टैक्सी करके बेंगलुरु के लिए रवाना होती है। उसका ये भी कहना था कि उसका बेटा हमेशा उसके साथ रहेगा, यानी कहीं ना कहीं इशारा इसी ओर था कि वो गोवा से बेंगलुरु उस सूटकेस में अपने बेटे की लाश को रखती है, ऊपर से कपड़े सजोती है, जिसके बाद किसी को कुछ खबर नहीं हो जाए, और वो निकल पड़ती है अपने घर के लिए। बेंगलुरु का उसने प्रॉपर एड्रेस दिया था कैब ड्राइवर को, जिसके बाद वो निकल भी जाती है, लेकिन ट्रैफिक में फंसे होने की वजह से 4 से 5 घंटे की देरी हो जाती है। इसी दरमियान पुलिस कांटेक्ट कर लेते हैं कैब ड्राइवर से, और कैब ड्राइवर को पूरी कहानी बताते हैं कि सूचना के होटल के कमरे में से खून के धब्बे मिले हैं, जिसके बाद उसे डायरेक्ट किया जाता है कि आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं, और ठीक कैब ड्राइवर वैसा ही करता है, जिसकी वजह से सूचना का सूटकेस खुलता है, और सूटकेस में से उसके 4 साल के मासूम बेटे की लाश बरामद की जाती है। ऐसे सूचना की बात करें तो सूचना ने टिश्यू पेपर पर लिखा था कि हमेशा उसका बेटा उसके पास रहेगा, यानी कहीं ना कहीं वो बेंगलुरु के इस फ्लैट में अपने बेटे की लाश को ले जाने वाली थी, और उस लाश को ठिकाने लगाती या क्या करती वो सूचना के दिमाग में ही था। उसने पुलिस के सामने ये सारी चीजें खोली नहीं है, वो लगातार नकार रही है कि उसने मर्डर नहीं किया है, उसका बेटा उसी मर्डर की अवस्था में वहां पे मिला था, जिसके बाद वो सूटकेस में कैद करके ले जाती है। फिलहाल इस मामले में यही अपडेट है कि सूचना सेठ की कस्टडी बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने आदेश दिया है उसे 19 जनवरी तक पुलिस की कस्टडी में रहने को। इसके साथ ही पुलिस जद्दोजहद करेगी, कोशिश करेगी कि किसी तरह से सूचना सेठ ये अपना जुर्म कबूल कर ले। आखिर उसने मर्डर किया तो किया कैसे।